एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी सोशल साइंस एजुकेटर। आज के सेशन में आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का बुक ओवरव्यू। जी हाँ, आज के सेशन में आप सभी के लिए ये बताया जाएगा कि आपकी जो क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी नई नई बातें हमें उन चैप्टर्स के अंतर्गत सीखने को मिलनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में आपकी कितनी बुक है भाई? टोटल 4 बुक हैं, 4 विषय है, 4 किताबें हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, आपका इतिहास, और उसके बाद आपका भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। इस तरीके से आपको 4 विषयों को कंप्लीट करना है आपके क्लास 10th में। तो अब उन 4 विषयों की अलग अलग किताबें कौन सी हैं और उन किताबों में हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या बातें हमें सीखने को मिलनी है, वो सारी बातें आज के सेशन में जानने वाले हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी क्लास 9th पास करी है और क्लास 10th में पहुंचे हैं, और आपकी डिमांड क्या थी भाई? आपकी डिमांड थी कि भाई क्लास 10th का नया सेशन कब से चालू होगा। तो भाई चालू हो चुका है और आज के पहले वीडियो में, पहले सेशन में आपको सामाजिक विज्ञान की पूरी किताब का ओवरव्यू पढ़ाया जाएगा। तो फटाफट से बाकी सारे साथियों के साथ भी आज का इस वीडियो शेयर कर दीजिए। तो आपके लाइक और शेयर के साथ अपन आज शुरू करेंगे क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का बुक ओवरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी के लिए क्लास 7 से लेके क्लास 12th तक के लिए आपको पूरा कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपको किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन परचेस करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके का पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और बहुत अच्छे से हर एक चीज को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान का बुक ओवरव्यू। 4 विषय हैं अपने, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भूगोल की। इसके पहले एक और जानकारी आप सभी को दे देती हूँ, वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा और सभी के साथ ये बात शेयर भी करना है आपको, कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं और जिनमें भी उन स्टेट्स में एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है, उन सारे बोर्ड्स का सिलेबस कवर कराया जाता है। क्योंकि हम सभी आपको हर एक सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ाते हैं? एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। तो जिन स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो किया जाता है, उन सारे बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। और एक और बात यह है कि बिहार बोर्ड में कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा हैं एनसीईआरटी से, तो उन एक्स्ट्रा चैप्टर्स को भी पूरा कंप्लीट कराया जाता है। ऑलराइट, ये बात हो गई क्लियर। अब देखें भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं पहले विषय की, जो कि है आपका ज्योग्राफी या भूगोल। ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इसका पार्ट 1। क्या नाम था किताब का? समकालीन भारत पार्ट 1 क्लास 9th में नाम था इसका। अब क्या है भाई? पार्ट 2 आ चुका है क्लास 10th में, समकालीन भारत पार्ट 2। ये आपकी किसकी किताब है भाई? ये आपकी भूगोल की किताब है। ऑलराइट, अब देख लें भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो टोटल 7 चैप्टर्स इसमें अपन को पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। संसाधन होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं तो किन आधारों पर होते हैं? उपयोगिता के आधार पर, अधिकार के आधार पर, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। बात आ रही समझ में? निजी क्षेत्र के, सरकारी क्षेत्र के किस प्रकार से संसाधन होते हैं, वो सारी बातें अपन को इसमें जाननी है। अब उन संसाधनों का नियोजन कैसे होता है, हर एक संसाधन का कैसे प्रयोग होता है, वो सारी बातें जानेंगे। उसके बाद हर एक संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, ताकि हम आगे जाके एक सतत विकास की अवधारणा को बना के रख सकें। सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा को हमेशा के लिए बना के रख सकें।
ये बात अपन को इसमें जाननी है। अब आप बोलेंगे सतत विकास क्या होता है, तो भाई संसाधन तो जान लिए कि ये उपलब्ध है, इनका ऐसे ऐसे प्रयोग होता है, लेकिन हमें उन संसाधनों का गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना है। जितने भी संसाधन हमारी इस पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का प्रयोग हमें इस तरीके से करना है कि हम तो उनका उपयोग करें ही साथ हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उन संसाधन का इस तरीके से प्रयोग करे। क्लियर हो गई ये बात? तो संसाधन एवं विकास की बात अपन करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, चैप्टर नंबर 2 में वन एवं वन्य जीव संसाधन की बात करने वाले हैं, ठीक है। वन संसाधन और वन्य जीव संसाधन की भारत में किस तरीके की वन पाए जाते हैं, उन वनों से क्या क्या लाभ होते हैं, कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, कितने क्षेत्रफल पर वनों का पाया जाना आवश्यक होता है, और भारत के जंगलों में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, उनसे क्या क्या फायदे हैं, कितने प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, हमें वनों का संरक्षण कैसे करना है, वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करना है, सरकार ने संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास करे हैं, और हम अपने पृथ्वी पर वनों को और वन्य जीवों को बचाने के लिए किस तरीके के प्रयास कर सकते हैं, वो सारी बातें अपन जानेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमें जल संसाधन के बारे में जानना है। जी हाँ, पानी जो कि सबकी आवश्यकता है, जल ही जीवन है। तो पृथ्वी पर कितना पानी उपलब्ध है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी उपलब्ध है, 71% भाग पर पानी उपलब्ध है। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या 71% भाग पर जो पानी उपलब्ध है उसमें से पूरा पानी उपयोग के लायक है? नहीं है ना। क्लियर हो रही है ये बात? तो भाई पानी का संरक्षण कैसे करना है, किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं, किस तरीके से उपयोग करना है, पानी को प्रदूषित होने से कैसे बचाना है, ये सारी बातें इस चैप्टर में अपन जानेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें भाई, कृषि, जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है, हमारे भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। हम बात करें कि भारत की कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो आंकड़ा अपने सामने आता है कि भारत की 67% से भी अधिक जनसंख्या जो है, 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है कहाँ की, भारत के गांवों की, वो किस पर निर्भर है? कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। क्लियर है ये बात? तो अब कृषि को कितनी ऋतुओं में विभाजित किया गया है, कितनी कृषि ऋतुएं होती हैं, जैसे कि खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, इनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किस फसल के लिए किस तरीके के वातावरण की आवश्यकता होती है, कितनी पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, कितना सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, ये सारी बातें अपन इस चैप्टर में जानेंगे। ऑलराइट, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कृषि में लगातार सुधार करने के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन से तकनीकी प्रयास किए जा रहे हैं, ये सारी बातें अपन जानेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर नंबर 5 में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे। खनिज क्या होते हैं, कितने प्रकार के खनिज संसाधन होते हैं, तो हम सभी जानते हैं धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के खनिज संसाधन होते हैं। फिर ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, उसमें भी कौन कौन से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और कौन कौन से अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। कौन से संसाधन ऐसे होते हैं ऊर्जा के जो हमेशा बने रह सकते हैं, और कौन से संसाधन ऐसे होते हैं जिनका एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, और जो वर्तमान में संसाधन मौजूद हैं, चाहे वो खनिज संसाधन हो चाहे ऊर्जा संसाधन हो, उनको नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में जानेंगे। 5 चैप्टर्स की बात हो गई भाई, तो फटाफट से आप सभी एक बार देख लो, लाइक किया कि नहीं किया और शेयर किया कि नहीं किया, फटाफट से कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। 6वां पार्ट जो है आपका विनिर्माण उद्योग, ठीक है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र है। टर्शियरी सेक्टर की बात अपन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र कौन सा होता है,
ठीक है, इससे क्या फायदे होते हैं, इसकी स्थापना में कितना समय लगता है, कितनी पूंजी लगती है, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, और अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र किस तरीके से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, किस तरीके से तृतीय क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो दूसरा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है वो किस तरीके से कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर उपलब्ध है, ये सारी बातें भी इस चैप्टर में अपन जानने वाले हैं। और इस क्षेत्र का भारत देश की जीडीपी में कितना योगदान है, इन सारी बातों को अपन को जानना है। अगला चैप्टर है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जी हाँ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के रूप में जाना जाता है परिवहन, परिवहन के साधन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और किसको, और जाना जाता है संचार के साधनों को। ठीक है, तो परिवहन के साधन और संचार के साधन किस तरीके से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में जाने जाते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। अब परिवहन के साधन में भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि वायु परिवहन, जल परिवहन, स्थल परिवहन, स्थल परिवहन में भी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, क्या यानी कि विशेषताएं हैं, भारत में कौन कौन से सड़क मार्ग यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, स्टेट राजमार्ग हैं, बात आ रही है समझ में। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से जो है वायु परिवहन उपलब्ध हैं, यहाँ पर कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट हैं, यहाँ पर कौन कौन से जलमार्ग हैं यहाँ पर, और इन सब के अपने अपने अलग अलग क्या क्या फायदे हैं, और ये सब एक दूसरे से किस तरीके से बेहतर है, और ये सब अपनी किस तरीके से परिवहन में या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं। ये सारी बातें अपन इसमें जानेंगे। साथ ही साथ परिवहन के साथ साथ संचार के साधनों को भूलना नहीं है भाई, ये आधुनिक युग है। ठीक है, जितनी भूमिका परिवहन के साधनों की है उससे कई ज्यादा भूमिका संचार के साधनों की भी है। जी हाँ, आज बिल्कुल एक सेकंड में आप अपने घर पर बैठे देश और दुनिया की खबर पढ़ सकते हैं और देश और दुनिया में अपना मैसेज भेज सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो इन सारी बातों को अपन को आपके ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटी के 7 चैप्टर्स हैं उनमें जानना है। अब बात करें अपन किसकी, आगे की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें कि ज्योग्राफी में बिहार बोर्ड में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं और कौन से ऐसे हैं जो अलग हैं। ठीक है, तो भारत संसाधन एवं उपयोग ये आपका पहला है बिहार बोर्ड में भूगोल में। अब देखो भाई कौन कौन से संसाधन, प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे इसी में, जल संसाधन की बात इसी में करेंगे, वन एवं वन्य प्राणी की बात करेंगे, खनिज संसाधन की बात करेंगे और शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। और ये सारे चैप्टर जो हैं अलग अलग उसमें है कि नहीं है एनसीईआरटी में, जैसे कि खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन एक में है, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन एक में है, जल संसाधन अलग से है कि नहीं है। ठीक है, कृषि उसमें है एनसीईआरटी में, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा अपना कवर हो गया एनसीईआरटी में, और चैप्टर नंबर 2 भी एनसीईआरटी में कवर हो गया। ठीक है, निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग भी उसमें है, अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र है। क्लियर है, 3 चैप्टर तो अपने कहाँ मिल गए, एनसीईआरटी में ही मिल गए आपको। फिर देखें चौथा चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं की बात करें, किसकी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, चैप्टर नंबर 7 उसमें है, और यहाँ पर क्या है, परिवहन, संचार एवं व्यापार, वही बात हुई। अब भाई यहाँ पर बिहार के बारे में अब अपन को बात करनी है। ठीक है, पर्टिकुलर अपन बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 5 में बिहार के कृषि एवं वन संसाधन को जानना है, बिहार के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को जानना है, बिहार के उद्योग एवं परिवहन को जानना है, और बिहार की जनसंख्या और नगरीकरण को इसमें जानना है। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना जो है किससे अलग है, एनसीईआरटी से ये वाला चैप्टर आपका अलग हो जाएगा, बाकी सारे चैप्टर मिलते जुलते हैं। और एक और चैप्टर है जो कि है मानचित्र अध्ययन, ये भी आपका बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी से अलग हो जाएगा, तो ये सारा कोर्स भी आपको इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये हो गई बात किसकी, आपके अभी थोड़ा सा पार्ट और बचा है, ज्योग्राफी की बात चल रही थी। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट और है इसका, आपदा प्रबंधन भूगोल में ही। ठीक है, एक और अलग से पार्ट है आपका बिहार बोर्ड में भूगोल में। तो देखें भाई कितने टोटल चैप्टर हैं, 6 टोटल चैप्टर्स हैं इसमें। अब इसमें किसकी बात करनी है, ओवरऑल कहा जाए तो पूरा का पूरा आपदा और आपदा प्रबंधन की बात करनी है इसमें। ठीक है, देख रहे हैं प्राकृतिक आपदा एक परिचय,
प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़, बाढ़ और सुखाड़ दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। भूकंप और सुनामी का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था क्या होती है। आपदा और सह अस्तित्व क्या होता है। ये सारे चैप्टर अपन आपदा प्रबंधन में जानेंगे। ऑलराइट, दूसरे विषय की तरफ चलते हैं अपन। आर्थिक विकास की समझ क्या है ये भाई। ये है आपका इकोनॉमिक्स हो गया, यानी कि अपन बात कर रहे हैं आपके सामाजिक विज्ञान के दूसरे विषय अर्थशास्त्र की। ठीक है, देखें भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में। तो देखें विकास, डेवलपमेंट की बात अपन करेंगे इसमें। चैप्टर नंबर 2 राष्ट्रीय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। तो किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, इन तीनों क्षेत्रों की क्या क्या भूमिका होती है, किस तरीके से ये तीनों क्षेत्र आपस में काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और किस तरीके से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान होता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में अपन जानेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें, मुद्रा और साख। जी हाँ, मुद्रा और साख की बात करेंगे। इसमें अपन पूरी की पूरी बैंकिंग प्रणाली पढ़ेंगे, कैसे बैंक काम करती हैं, कैसे बैंक जो है अपने पास पैसा जमा करती हैं और लोगों को पैसा उधार देती हैं, कौन कौन से उधार लेने के या ऋण लेने के औपचारिक स्रोत होते हैं, कौन से अनौपचारिक स्रोत होते हैं, संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। स्वयं सहायता समूह क्या होता है, ये सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। उसके बाद देखें वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 4। वैश्वीकरण क्या होता है भाई। वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था में ही नाम जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण की परिभाषा ही ये कहती है, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन ही ये कहती है कि जब विश्व की अर्थव्यवस्थाएं यानी कि विश्व के सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे देश से जुड़ जाती हैं, तब वो स्थिति वैश्वीकरण कहलाती है। यानी कि वैश्वीकरण एक आर्थिक अवधारणा है, एक इकोनॉमिकल कंसेप्ट है। तो अपन जानेंगे वैश्वीकरण के बारे में, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑलराइट, और चैप्टर नंबर 5 आपका है उपभोक्ता अधिकार। अब आप बोलेंगे उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता को कंज्यूमर भी बोला जाता है। आप और हम क्या है, उपभोक्ता एक कंज्यूमर है। अपन बाजार जाते हैं, बाजार से सामान खरीदते हैं, उनको यूज करते हैं। अगर वो चीज बाय चांस गलत निकल जाती है, आपने कोई भी चीज मान लो खाने की खरीदी और वो चीज गलत निकल गई, हो सकता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने देखी नहीं और एक्सपायरी डेट देखी नहीं, दोनों डेट देखी नहीं, और वो चीज एक्सपायर हो चुकी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट से। बात आ रही समझ में। और उसका उपयोग आपने कर लिया, उसको खा लिया, आप बीमार हो गए। ठीक है, तो पहला दायित्व तो ये है कि आप उपभोक्ता हैं, तो आपको जागरूक रहना आवश्यक है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो किसी ने आपको ठग लिया या जानबूझ के उसने अपनी तरफ से गलत वस्तु दे दी और आपको पता नहीं कि आपको गलत वस्तु दे दी गई है, तो आपके पास भी कुछ अधिकार हैं, जिन अधिकारों का प्रयोग करके आप एक जागरूक उपभोक्ता के नाते उन अधिकारों के बल पर सुरक्षा पा सकते हैं। तो वो सारी चीजें अपन को चैप्टर नंबर 5 में पढ़नी है। ये पांचों चैप्टर हो गए आपके किसके, इकोनॉमिक्स के हो गए, एनसीईआरटी के। बिहार बोर्ड को देख लेते हैं भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी विकास, वही सारी चीजें अपन को इसमें पढ़नी है। राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये थोड़ा सा अलग है, इसको अपन पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा एवं साख एनसीईआरटी में अपन ने पढ़ा है भाई। ठीक है, ये चैप्टर कवर हो गया। हमारी वित्तीय संस्थाएं, ये चैप्टर अलग है, थोड़ा सा, ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है, इसको अपन पढ़ लेंगे भाई बिहार बोर्ड में। रोजगार एवं सेवाएं, ये भी थोड़ा सा अलग है, इसको भी अपन पढ़ लेंगे। वैश्वीकरण, उसमें भी एनसीईआरटी में, बिहार बोर्ड में भी है, ये अपन पढ़ चुके हैं, यानी कि एनसीईआरटी में कवर हो जाएगा। ऑलराइट, और ये भी चैप्टर नंबर 7 जो है वहां पर चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी में, उपभोक्ता अधिकार।
तो यहाँ पर वही बात है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, बस थोड़ा सा नाम चेंज है। बाकी सारे चैप्टर आप देखें, चैप्टर नंबर 1, 3, 6 और 7 एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं। बाकी आपका 2 और 4 और 5 ये अलग है, ये आपको अलग से करा दिया जाएगा। ऑलराइट, तो आपके हो गए कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। तीसरा सब्जेक्ट इतिहास है आपका। देखें भाई, भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2, पार्ट 1 अपन 9th में पढ़ चुके हैं। ये बात हो रही है आपकी किसकी? ये बात हो रही है आपकी इतिहास की, बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। तो देख लेते हैं कि हिस्ट्री के एनसीईआरटी में कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 1 भाई देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 है घटनाएं और प्रक्रियाएं, कि दुनिया भर में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उस दौरान। इतिहास की बात हो रही है भाई। इतिहास यानी कि किसकी बात है भाई? इतिहास किसकी बात है? भूतकाल की बात है, पास्ट टेंस की बात हो रही है कि विश्व में इतिहास में क्या क्या हुआ है। तो भाई हमें क्या करना चाहिए भाई? इतिहास जो है सबसे अच्छा सब्जेक्ट है किसके लिए? किसके लिए? सीखने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए और अपना जीवन आगे कैसे बढ़ाया जाए, किस क्षेत्र में क्या कार्य किया जाए, उसके लिए सबसे अच्छा विषय है कौन सा? इतिहास का। ठीक है, क्योंकि हमें इतिहास से सीखना है और वर्तमान को साधना है और भविष्य को उसी के बल पर सुधारना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 क्या है इसका एनसीईआरटी का? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, अपन पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। अब आप बोलेंगे राष्ट्रवाद होता क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारे देश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश के हम निवासी हैं, उस देश के नागरिकों को समस्त अधिकार प्रदान किए जाएं, एक आजादी प्रदान की जाए। ठीक है, बात हो गई क्लियर। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है भाई? क्लास 9th की बात करें भाई, क्लास 9th में आप सभी ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। तो अपन सभी जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है? फ्रांसीसी क्रांति से होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होती है। तो ठीक वही बात अपन को यहां जोड़ के पढ़नी है और उसके आगे की कहानी पढ़नी है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने 14 जुलाई 1789 को राष्ट्रवाद की शुरुआत तो कर दी थी फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से, लेकिन आगे जाके यूरोप के बाकी देशों में राष्ट्रवाद कैसे होता है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, वो बात अपन को जाननी है। उसके बाद भाई भारत की भी बात करेंगे, भारत के निवासी हैं हम। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है? ठीक है, अपन बात कहां से चालू करेंगे भाई? कहां से चालू करेंगे? इसमें गांधी युग से बात चालू करेंगे। सन 1915 में 9 जनवरी 1915 को जब बापू भारत आए थे वापस, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लौट के, तभी से भारत में एक नए युग का, गांधी युग का आरंभ हुआ था। और गांधी जी ने अपने देश को आजाद कराने के लिए शांति और किसके बल पर? शांति और अहिंसा के बल पर और सत्य के बल पर। कौन कौन सी 2 बातें हैं? सत्य, अहिंसा और शांति के बल पर अपने देश को आजाद कराने की मुहिम चलाई थी। और इसलिए उन्होंने कई सारे आंदोलन भी किए थे। कौन कौन से आंदोलन थे वो? शुरुआत होती है चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बात आ रही है समझ में? उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। कई सारे आंदोलन गांधी जी ने करे और सारे सत्याग्रह के आधार पर करे थे। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? वहां जहां वो रह के आए थे, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो वहां से वो सत्याग्रह की अवधारणा को अपना के आए थे और भारत में उसी सत्याग्रह के कंसेप्ट को अपना के उन्होंने भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्लियर हो गई ये बात? तो ये सारी चीजें, ऐतिहासिक घटनाएं जितनी भी हुई हैं भारत को आजाद कराने में, वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब है खंड 2 है, पार्ट 2 है। क्या नाम है इसका? जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है इसका? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब ये भूमंडलीकृत विश्व होता क्या है? इस शब्द का मतलब क्या होता है? भूमंडलीकृत विश्व यानी कि दुनिया के देश जब अन्य देशों की चीजों से रूबरू हों, पहचान है वहां की संस्कृति, वहां का खान पान, वहां का रहन सहन, वहां की अर्थव्यवस्था,
ठीक है, कैसे जानेंगे इन सब के बारे में? जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश की यात्रा करेगा, ठीक है, तो वहां के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, कल्चर, हर चीज से, धर्म से, हर चीज से परिचित होगा। तो ऐसे ही भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण होता है। अब इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं जिससे एक देश के लोग दूसरे देश की हर एक चीज से परिचित हुए हैं? ठीक है, तो अब सबसे पहली बात ये उठती है कि दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आए क्यों, या हमारे देश के लोग दूसरे देश गए क्यों? तो भाई हर एक चीज की खोज में, विश्व में पाई जाने वाली हर एक वस्तु की खोज में, साथ ही साथ दूसरे देशों की अपार धन संपदा को देखते हुए कई सारे लोग जो है उस देश को लूटने के लिए भी गए। जैसे कि हमारे यहाँ कौन आए थे? हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, अंग्रेज आए थे, ठीक है, उन्होंने हमें दम से लूटा था, हम पर शासन किया था, और कई सारी चीजें वो हमें देके भी गए। जैसे कि बात करें आलू, काजू, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पहले भारत में नहीं होती थी। टमाटर, ठीक है, अब आप बोलेंगे आलू और टमाटर तो भाई बेसिक चीजें पूरी दुनिया में होती है, ठीक है, पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन पहले वो पूरी दुनिया में नहीं होती थी। तो ऐसे ही जब एक देश के निवासी दूसरे देश में यात्रा करने के लिए आए और जब यात्रा करी तो कई सारी चीजें अपने साथ लेके आए और कई सारी चीजें अपने साथ लेके भी गए। तो इस तरीके से दुनिया के सभी देश एक दूसरे देशों की चीजों से परिचित हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानेंगे। फिर जानेंगे चैप्टर नंबर 4 में औद्योगिकीकरण का युग, जी हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के बारे में जानेंगे कि कैसे उद्योगों का विकास पूरे विश्व में हुआ और उन उद्योगों ने पूरे विश्व को नई नई तकनीकों से परिचित कराया। ऑलराइट, फिर भाई खंड 3 है, पार्ट 3 है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसके अंतर्गत आता है आपका चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है इस चैप्टर का? तो मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंटिंग कल्चर की बात करेंगे। ये जो किताबें आप पढ़ रहे हैं भाई, 10वीं क्लास में आ गए हैं, 9वीं क्लास तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, 10वीं क्लास की किताबें भी पढ़ेंगे। तो ये किताबें छपी कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई, कागज सबसे पहले कहाँ बना, ठीक है, प्रिंटिंग शैली सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, ठीक है, कैसे स्याही का प्रयोग करके कागजों पर छापा गया, उसके पहले कैसे लोग पढ़ते थे, कैसे लिखते थे, धीरे धीरे कैसे प्रिंटिंग प्रेस बना, कैसे प्रिंटिंग प्रेस पूरी दुनिया भर में फैला, जिसके दम पर आज मिनटों में ही कई सारे पेज जो है छप जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में अपन को जानना है। तो यानी कि इस पार्ट में, यानी कि जो आपका इतिहास का पार्ट है, सामाजिक विज्ञान का, उसमें आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलनी है कि कैसे हम प्राचीन युग से आधुनिक युग तक पहुंचे, बीच बीच में क्या क्या नए नए आविष्कार हुए, क्या क्या घटनाएं घटी, कितने युद्ध हुए, कितने आंदोलन हुए, ये सारी चीजें अपन को जाननी है। ऑलराइट, अब देखें भाई, अब कहाँ चलेंगे अपन? अब चलेंगे अपन बिहार बोर्ड की तरफ। ठीक है, देखो भाई कौन कौन से चैप्टर अपन ने एनसीईआरटी में कवर कर लिए। यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया, साम्यवाद एवं समाजवाद कर लेंगे, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन कर लेंगे, भारत में राष्ट्रवाद एनसीईआरटी में हो गया, अर्थव्यवस्था और आजीविका अपन कर लेंगे, शहरीकरण शहरी जीवन कर लेंगे, व्यापार और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकृत विश्व का बनना एनसीईआरटी, और प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये हो गया मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। किसमें कवर हो जाएगा? ये आपका एनसीईआरटी में हो जाएगा। तो ये बात हो गई आपकी पूरी की पूरी इतिहास की, इतिहास भी कवर हो गया। अब चलते हैं अगले विषय की तरफ। देखें भाई, अगला विषय है अपना लोकतांत्रिक राजनीति, यानी कि राजनीति विज्ञान की बात हो रही है, पार्ट 2 की बात हो रही है। पार्ट 1 अपन 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं भाई कि क्लास 10th के लिए जो राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, कौन कौन से चैप्टर्स अपन को इसमें जानने हैं। चैप्टर 1 है सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अब सत्ता की साझेदारी क्या होती है? जैसे कि मान लो अपन भारत देश की बात करें, भारत देश में कई सारे जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, कई प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों में रहते हैं। अब अगर इन सारे लोगों की सत्ता में साझेदारी ना हो, यानी कि इन सारे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग,
ठीक है, इन सब की, और अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग, इन सब की साझेदारी अगर आपकी राजनीति में ना हो, इन सारे समुदायों का प्रतिनिधित्व राजनीति में ना हो, तो उन समुदायों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, और उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, और उनके अधिकार उनको कौन दिलाएगा। ये बात होती है सत्ता की साझेदारी, यानी कि चाहे किसी भी देश में कितने भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, कितनी भी विविधता क्यों ना हो, लेकिन हर एक कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन उस देश की सत्ता में होना चाहिए, तभी वो देश एक देश बन पाएगा और वो देश एकता के बल पर चल पाएगा। तो ये सारी बातें अपन को जाननी है। इसमें अपन कई सारे अन्य देशों के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस देश ने किस तरीके से सत्ता की साझेदारी को अपनाया और उसके क्या परिणाम हुए। अगर किसी देश ने सत्ता की साझेदारी के कंसेप्ट को नहीं अपनाया तो उसके क्या परिणाम हुए, फिर उसको अपन अपने देश से कंपेयर करेंगे कि भाई भारत देश में किस तरीके की राजनीति है, किस तरीके की सत्ता में लोगों की साझेदारी है। ठीक है, इस बारे में अपन बात करेंगे। चैप्टर 1 की बात हो गई, चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए संघवाद, ठीक है, चैप्टर 2 में अपन बात करने वाले हैं संघवाद की। संघवाद बात करता है देश में शक्तियों के विभाजन की बात करता है, यानी कि भारत की बात करें, भारत में एक केंद्र सरकार है और अलग अलग राज्यों की 28 राज्य जो हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्या है, राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किस तरीके से शक्तियों का विभाजन किया गया है, वो सारी बातें अपन को चैप्टर नंबर 2 संघवाद के अंतर्गत पढ़नी है। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, अब देखें जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जी हाँ, हर एक देश की बात करें तो हर एक देश में कई सारे कास्ट के लोग रहते हैं, कई सारी जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। लैंगिक मसले यानी कि महिला और पुरुष भेदभाव की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो जाति, धर्म और लिंग से संबंधित हैं, जिनके आधार पर पूरी दुनिया में भेदभाव उत्पन्न होता है, उन सारे मसलों से कैसे निपटा जा सकता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, भाई इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अगर किसी देश में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि कई सारे राजनीतिक दल अगर नहीं है किसी देश में, तो उस देश में लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, बात आ रही समझ में, यानी कि जब किसी देश में कई सारी राजनीतिक पार्टीज होती हैं, सभी समुदायों का अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि उस देश में क्या है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अब राजनीतिक दल होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी देश को चलाने में भूमिका होती है, देश का कानून ये किस तरीके से बनाते हैं, राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे बाहर निकला जा सकता है, उन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है और एक स्वच्छ राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण किया जा सकता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। 5वें और आखिरी चैप्टर की बात करते हैं लोकतंत्र के परिणाम। अब अपन ने बात तो कर ली कि भाई भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो कोई भी देश जिसमें लोकतंत्र पाया जाता है, जिसमें डेमोक्रेसी पाई जाती है, उसके क्या परिणाम निकल के आते हैं। ठीक है, क्या लोकतंत्र अच्छा है या लोकतंत्र बुरा है, इसको हम तुलना करेंगे दुनिया के उन देशों से जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर तानाशाही है, निरंकुश शासन है, उनसे तुलना करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो लोकतंत्र में है, तानाशाही में नहीं है, कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो तानाशाही में है, लोकतंत्र में नहीं है, और लोकतंत्र में क्या परिणाम निकल के आते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, वो सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। तो ये बात हो गई आपके चौथे विषय पॉलिटी यानी कि राजनीतिक विज्ञान के 5 चैप्टर्स की। अब बात करते हैं अपन किसकी, भाई बिहार बोर्ड की। कौन कौन से चैप्टर एनसीईआरटी में है, कौन कौन से नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ठीक है, इसको अपन जान लेंगे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, कौन सी बात करनी है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसकी बात अपन कर लेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, इसकी बात भी अपन कर लेंगे, और लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इनकी बात भी अपन कर लेंगे। तो इसमें आपको टाइटल जरूर अलग अलग दिख रहे होंगे, ठीक है, उससे
कुछ चैप्टर्स इसमें नहीं है जो एनसीईआरटी में है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो उसमें है। ये तो हूबहू है भाई, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, अब सत्ता की साझेदारी की क्या कार्य प्रणाली है इसको अपन सीख लेंगे, यानी कि ये दोनों बातें कुछ ना कुछ मिलती जुलती हैं ये दोनों चैप्टर्स। ठीक है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की बात करें, अपन ने वहां पर कौन सी बात करी थी, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये सारी बातें किसकी हैं, एक लोकतांत्रिक देश में संघर्ष की बातें हैं, वो सारी बातें अपन इसमें कर लेंगे। ठीक है, यानी कि मिलता जुलता है आपका किससे, एनसीईआरटी से। उसके बाद लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है, यानी कि लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं। ये चैप्टर पढ़ा था अपन ने भाई एनसीईआरटी में, अभी देखा भाई चैप्टर नंबर 5, उससे मिलता जुलता है, बस शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर है। लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, ये सारी बातें भी अपन जान लेंगे। तो ये बात हो गई आपके बिहार बोर्ड के राजनीति विज्ञान की। तो इस तरीके से अपन ने सामाजिक विज्ञान के क्लास 10 के चारों विषयों में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल में जान लिया। तो हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे। जिन स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाएगा। बिहार बोर्ड में कुछ एडिशनल चैप्टर्स हैं उनको अलग से भी कराया जाएगा, जैसा कि आज आपके ओवरव्यू में देख ही चुके हैं। बात आ गई समझ में? तो ये क्लासेस बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचाई जाने वाली है। कल से ये सारी क्लासेस आपको एक एक लेक्चर के माध्यम से पूरा कंप्लीट करके पहुंचाई जाएंगी और हर एक चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में 5 से 6 पार्ट्स में आपको पढ़ाया जाएगा। जिस चैप्टर की जितनी लेंथ होगी, जितना लेंथी होगा, उसको उतने सेक्शन में डिवाइड करके, उतने पार्ट में डिवाइड करके टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद उस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। फिर उसके बाद पूरे चैप्टर का एक 1 शॉट रिवीजन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके बाद मात्र 15 मिनट वाला, कितने मिनट वाला, मात्र 15 मिनट वाला आपको एक क्विक रिवीजन भी कराया जाएगा। एकदम चुटकी में पूरा चैप्टर 15 मिनट में आपको कंप्लीट करा के दिया जाएगा। लेकिन वो 15 मिनट का रिवीजन आपको कब करना है, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लो विद सॉल्यूशन। उसके बाद जब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया कि अब आप चाहते हो हमें रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, तो आप 15 मिनट वाला क्विक रिवीजन देखेंगे। तो ये रहेगा हमारा पैटर्न आपको पढ़ाने का। उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसी बात पे फटाफट से लाइक शेयर भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो आता है तुरंत आपको मिल जाए, आपको पता लग जाए। ऑलराइट, तो ये सारी बातें हो गई। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, नोट्स भी चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हैं और दोनों मीडियम में भाई। देखो भाई, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। देखो भाई कौन कौन से बोर्ड का सिलेबस यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाने हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तुम्हारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।